हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी क्लास में। आज हमारी क्लास 6 चल रही है। तो टॉपिक रहेगा मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अच्छा लगा होगा। आज हम मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन में करने क्या है, वैसे तो बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है क्लास, क्योंकि इसके अंदर अप्रोचेस और थ्योरी दोनों हो जाएंगे, तो शायद ये 2 दिन तक चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस बाय विच activity are initiated, direct and sustained to satisfy physical or a psychological need एंड डिजायर। कहने का मतलब ये है कि अभी प्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है शारीरिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यवहार को प्रारंभ और निर्देश और बनाए रखता है। यानी कि मोटिवेशन एक सिंपल टर्म में बात करें तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू व्यक्ति ने कोई भी जीवन में गोल बना रखा, उस गोल के प्रति कोई ना कोई बिहेवियर करता है ताकि उस गोल को अचीव कर सके। ठीक है, ये हो जाता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कहाँ से शब्द आया था? तो एक बार ये एचटेट का पीवाईक्यू है। मोटिवेशन जो ड्राइव हुआ वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब मूव, टू मूव होता है। या फिर मोटिवेशन शब्द यानी कि वही सारी चीजें, यानी कि टू मूव मतलब गति देना है, चलाना। तो मोटिवेशन क्या हो गया? तो मोटिवेशन द प्रोसेस दैट मूव पीपल टू एक्ट एंड अचीव देयर गोल। तो मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति या एक ऐसा फोर्स हो गया जो कोई ना कोई गोल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। चलो उठो और अपना काम करो, यानी फीलिंग आती है मोटिवेशन से इंसान को गोल को अचीव करने में, तो वो मोटिवेशन कराता है। फिर आता है एग्जाम्पल की बात करें, अभी भी बता दें। मान लो कि एक पर्सन इज ए रिलेशन विद व्हील वॉचिंग अ टीवी सडन फील हंगर, की एक व्यक्ति जो है टीवी देख रहा था, उसको अचानक से जो भूख लग जाती है। द फील ऑफ हंगर मोटिवेट पर्सन टू गेट अप, यानी कि उसको जैसे ही भूख लगती है ना, तो भूख लग कर क्या होता है, इंसान खड़ा हो जाता है, किचन के पास जाता है और प्रिपेयर करता है अपने लिए। प्रिपेयर मतलब ढूंढता है या फिर खोजता है कि भोजन मिल जाए। ठीक है, तो उस भोजन तक, यानी कि ये इंसान अब मोटिवेट क्यों हुआ? हंगर की वजह से। एक नीड अराइज हुई व्यक्ति के अंदर, एक नीड अराइज यानी कि एक आवश्यकता अराइज हुई। फिर उस आवश्यकता जैसे अराइज हुई, उससे रिलेटेड उसने क्या करा? एक्शन किया। एक्शन से क्या हुआ? एक्शन क्या करा? ढूंढ रहा है इधर उधर खाना, कहीं कुछ मिल जाए या फिर कुछ बनाकर खा लिया। तो जैसे नीड सेटिस्फेक्शन हो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है? नीड सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो इंसान को मोटिवेट करती है अपने गोल को कंप्लीट करने में। तो वो बेसिकली मोटिवेशन हो जाता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो जाएगा? तो टाइप ऑफ एक एक होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होते हैं जहां व्यक्ति को बाहर से खींचा जा रहा है, बाहर कोई ऐसी चीज है जो व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ काम करने या परफॉर्म करने के लिए। ए पर्सन परफॉर्म एक्टिविटी टू ऑब्टेन एन एक्सटर्नल रिवार्ड टू अवॉइड और टू अवॉइड, या तो अवॉइडेंस यानी पनिशमेंट से बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है काम, या फिर रिवॉर्ड, कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। मान लो कि कोई भी टीचर है, आज क्यों पढ़ा रहा है? तो उसको बदले में क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। सैलरी मिलने की वजह से वो क्या कर रहा है? बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को टीच कर रहा है। तो ये बेसिकली सैलरी कहाँ से? बाहर से मिल रही है ना, तो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से बाहर की तरफ से आ रही है, तो इसलिए एक्सट्रिंसिक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल अभी कर लिया हमने। इंटरेस्टिक कहाँ से मोटिवेशन आता है? जब व्यक्ति के अंदर से, इनर इनर से है, जहाँ जो काम कार्य करने में बच्चे को आनंद, व्यक्ति को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ है? कोई भी व्यक्ति जो है काम कर रहा है तो उसको मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको, फन लग रहा है, इंजॉय लग रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यानी कि कई बार ऐसे टीचर भी मौजूद है यहाँ पर कि टीच इसलिए करते हैं खाली सैलरी के लिए नहीं, सैलरी मतलब नहीं करते। कई बार टीचर, बहुत से टीचर ऐसे बस बच्चे का यूं होता है कि हाँ मुझे आनंद आता है पढ़ाकर बच्चों को, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो खुद की आनंद की बात आए ना, देखो ये पीवाईक्यू रहा अभी अभी का। पीवाईक्यू तो फिर ईयर तो नहीं है, अभी अभी जो हुआ 4 जुलाई को एग्जाम हुआ था, तो तब का पीवाईक्यू उसके अंदर भी आया हुआ ये इंटरेस्टिंग और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो बेसिकली इंटरेस्टिंग में आप समझ ही गए होंगे कि जो अंदर से आए फीलिंग कि मैं इस व्यवहार को करूं। इनर फीलिंग क्या होती है? क्या होती है? इनर यानी आंतरिक, आंतरिक फीलिंग होती है कि मैं उठूं और ये व्यवहार करूं, किसी प्रकार का बदले में कुछ रिवॉर्ड नहीं चाह रहा बाहर से। और जो रिवॉर्ड मिल रहा है खुद का खुद से मिल रहा है, इंजॉय, इंटरेस्ट और पर्सनल सेटिस्फेक्शन आ जाती है।
बच्चा इसलिए पढ़ाई कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मजा आता है एक तो पढ़ने में, साथ ही उसको प्यार है पढ़ाई से, स्टडी अच्छी लगती है, मजा आता है उसको पढ़ने में। तो बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे इसके अंदर, कि मोटिवेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोल सकते हैं इसे, सहज प्रवृत्ति या मूल प्रवृत्ति। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसी होती है, एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन होती है, यानी कि जैविक रूप से आधारित होती है ये। इनेट पैटर्न होते हैं, इनेट पैटर्न यानी जन्मजात, जन्मजात यह प्रवृत्ति होती है, व्यवहार करने की जन्मजात प्रवृत्ति। और कोई भी व्यवहार करने की जन्मजात प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक बोला जाता है। और ये दोनों में पाया जाता है, ये चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी, या बाय बर्थ भी आप कह सकते हो, बाय बर्थ व्यवहार करने की टेंडेंसी, व्यवहार यानी बिहेवियर करने की टेंडेंसी इंट्रिंसिक कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए छोटा बच्चा होता है, वो अभी क्या होता है, डिपेंड होता है अपनी मदर पर। तो स्टार्टिंग में बच्चा रोता है, तो वो रोते हुए क्या बताता है कि मुझे भूख लगी है, और रोना देखो कोई सिखाता नहीं है, वो जन्म से ही सीख कर आता है, बाय बर्थ सीख कर आ रहा है कि मैं रोऊंगा तो मुझे बदले में खाना मिलेगा। तो जन्म के तुरंत बाद शिशु का दूध के लिए रोना, या पक्षियों का बिना सिखाए, पक्षियों को कोई सिखाता कि आप ऐसे ऐसे दाना वो, आप ऐसे ऐसे तो घोंसला बनाओगे आप, ठीक है, जैसे भी वो उठाते हुए लकड़ियां उठाती है छोटी छोटी, तो कोई पक्षियों को सिखाने वाला नहीं होता। वो इंट्रिंसिक होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होने वाले, अंडे देने वाले हैं ये, तो उससे पहले क्या तैयार कर देते हैं, घोंसला तैयार कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मोटिवेशन आती है व्यक्ति को व्यवहार करने की, ये इंट्रिंसिक होती है, बाय बर्थ होती है, कोई सिखाता नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है नीड। नीड क्या होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, समथिंग जो कि जरूरी होती है सरवाइव करने के लिए, यानी कि व्यक्ति की एक ऐसी आवश्यकता जो कि जीने के लिए जरूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, नीड। ठीक है, वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज फूड, जैसे कि देखो ये नीड क्या होती है, दो तरह की नीड होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी नीड होते हैं जो सर्वाइवर करने के लिए जरूरी होती है, तीन तरह की होती है, हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, और हाँ, हंगर, थ्रस्ट और सेक्स, ये हो जाती है, स्लीप भी आ जाती है कहीं ना कहीं चीज के लिए। ठीक है, ये चार हो जाती है, ये बायोलॉजिकल नीड है, इनको प्राइमरी नीड को और क्या बोला जाता है, जैविक नीड, बायोलॉजिकल नीड। प्राथमिक आवश्यकताएं हिंदी के लिए, प्राथमिक आवश्यकताएं हो जाएंगी। दूसरा बायोलॉजी भी बोल सकते, बायोलॉजिकल नीड यानी कि वो जैविक नीड, जैविक आवश्यकताएं बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये दो तरह की नीड होती है। फिर दूसरी, एक प्राइमरी नीड और दूसरा सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी नीड कब आते हैं, जब बच्चा एनवायरमेंट में आ जाता है ना, बाहर की तरफ आ जाता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी नीड कौन सी होगी, जैसे पैसे की किसी को नीड है, पैसे की नीड है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा की नीड है, मान सम्मान की नीड होना, पावर की नीड होना, ये सेकेंडरी नीड होती है। ठीक है, हर कोई ये चाहता है कि ये इस तरह की, चाहे प्राइमरी नीड हो, प्राथमिक हो, चाहे सेकेंडरी यानी द्वितीय नीड हो, फुलफिल हो सके, क्या कर सके, फुलफिल हो सके। ठीक है, नीड आ गई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल यही है, भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता और प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता होती है ना। किसी को भूख लगती है तो वो क्या करता है, भोजन खाता है, प्यास लगने पर पानी पीता है। ड्राइव क्या, बेसिकली ड्राइव एक साइकोलॉजिकल टेंशन, एक मिनट। तो ड्राइव एक क्या हो जाएगी, ड्राइव में हो जाती है एक साइकोलॉजिकल टेंशन, मान लो आप, क्या होती है कि टेंशन है, साइकोलॉजिकल टेंशन है। साइकोलॉजिकल टेंशन एक ऐसी टेंशन है, जब कब अराइज होती है, ये कब उत्पन्न उतर उठ कर आते हैं, कब निकल कर आते हैं, जब नीड होती है। सबसे पहले नीड आएगी, नीड अपने साथ क्या लेकर आती है, टेंशन लेकर आते हैं। नीड पहले, नीड आई, नीड के बाद सेटिस्फेक्शन, सॉरी, नीड के बाद क्या आएगी, ड्राइव आएगी। ड्राइव क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन है, जब व्यक्ति को नीड उत्पन्न होती है और उस नीड को पूरा करने के लिए कोई भी व्यवहार करने वाला होता है कि भाई हाँ, ये व्यवहार करूंगा तो मेरी इससे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, भूख लगने से उसको बेचैनी हो जाती है, क्या हो जाती है, बेचैनी, रेस्टलेस फील करता है वो अपने आप को। तो जैसे नीड हुई, नीड क्या उत्पन्न हुई, इसको भूख की नीड हुई, हंगर की नीड हुई, तो उसको बेचैनी फील होना स्टार्ट हो जाती है, तो उससे रिलेटेड क्या करता है, एक्शन करना जो है स्टार्ट कर देता है। ये हो गया, जो किसी व्यक्ति की पूर्ति न होने पर उत्पन्न होती है, व्यक्ति को उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करने की हेतु प्रेरित करती है। कहने का मतलब है कि ये जो टेंशन है ना, ये इंसान को वो कर रही है, मोटिवेट करे, चलो उठो, प्रेरित कर रही है कि भूख के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, क्या करना है, भूख के लिए कोई ना कोई काम करना है। इसके बाद आ जाता है अराउजल। बेसिकली अराउजल क्या होता है, arousal याद रखना, फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। ठीक है, जो व्यक्ति को कोई ना कोई काम करने के लिए मोटिवेट करता है, एक्शन करने के लिए। पहले क्या है, साइकोलॉजिकल
टेंशन आएगा, पहले नीड आई, फिर साइकोलॉजिकल टेंशन यानी कि ड्राइव आएगा, ड्राइव अपने साथ क्या लेकर आएगा, अराउजल लेकर आएगा। अराउजल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज मान लो, शारीरिक रूप से, जैसे हृदय गति का बढ़ना, पसीना आना, तेज श्वास लेना या सतर्कता बढ़ना शामिल, ये सारे। भूख लगने पर कैसे बेचैनी फील हो जाती है ना, कि खाना नहीं मिलता मान लो, तो उसका हार्ट बीट तेजी से हो जाता है, पसीना आने लग जाता है, मुझे तो खाना नहीं मिल रहा, कहाँ से लाऊं खाना। तो ये सारी चीजें होता है। ज्यादा हायर अराउजल क्या करता है, व्यक्ति को ज्यादा, बहुत ज्यादा अराउजल होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, इससे एक्टिवेट हो जाता है, कोई ना कोई काम कर, अलर्टनेस मील होती है, अलर्टनेस तर्क हो जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर किसी के अंदर अराउजल लेवल थोड़ा कम है, स्लो है, तो इससे व्यक्ति आराम से सुस्त सा पड़ा हुआ, रिलैक्स है, स्लीपी है। यानी कि मान लो उसको भूख नहीं लगी, उसकी कोई नीड अराइज नहीं हुई, तो ड्राइव भी नहीं आएगी, ड्राइव नहीं होगी तो अराउजल लेवल कैसा होगा, लो होगा, अराउजल लेवल कैसा होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी की नीड सेटिस्फाइड हो जाए तो अराउजल लेवल लो हो जाएगा, नीड अराइज हो जाए, किसी की नीड निकल कर आ रही है तो अराउजल ज्यादा हो जाएगा। इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव जो व्यक्ति के लिए रिवॉर्ड का काम कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, रिवॉर्ड का काम कर रही है, जो व्यक्ति के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का रिवॉर्ड का काम करे, उसे इंसेंटिव बोला जाता है। इंसेंटिव अभी फिलहाल के लिए जो एग्जांपल में चल रहा है, खाना, मैगी मान लो, क्या चल रहा है हमारे लिए, मैगी चल रहा है यहाँ पर, मैगी, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप है, इंसेंटिव लास्ट में फाइनली इंसेंटिव क्या होता है, जिससे व्यक्ति की नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्या सेटिस्फाइड होगी, आवश्यकता जो है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद आ जाता है स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन साइकिल, इंपॉर्टेंट है ये, पीवाईक्यू भी रहा है आज टेट का। तो सबसे पहले इंसान की क्या निकल कर रहा है, आवश्यकता, आवश्यकता क्या, उसकी भूख की, उसको भूख लगी है, उसको कुछ खाना है भाई, ठीक है, भूख लगी है, एक सेकेंड। तो हाँ, हमने अभी क्या बात करी कि सबसे पहले व्यक्ति की क्या निकल कर आती है, नीड निकल कर आती है। आवश्यकता क्या है, व्यक्ति को क्या लगी है, भूख है, भूख लगी है, और उसकी आवश्यकता क्या है, मैगी की है, भूख लगनी है, उसके लिए मैगी क्या रहेगा, इंसेंटिव रहेगा। तो नीड हमेशा अपने साथ क्या लेकर आई है, ड्राइव, ड्राइव क्या है, साइकोलॉजिकल टेंशन है, साइकोलॉजिकल टेंशन है, वो अपने साथ टेंशन लेकर आया, कोई ना कोई व्यवहार करने के लिए, एक्शन करने के लिए, उसको बेचैनी महसूस, अराउजल के साथ ही क्या आ जाएगा इसके नीचे, सॉरी, ड्राइव के साथ अराउजल भी आएगा, अराउजल। अराउजल क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज होना हमारी बॉडी में, व्यक्ति की बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज अराउजल कहलाता है। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या, व्यक्ति के लिए मैगी है, जो उसकी भूख को खत्म करेगी, रिवॉर्ड, फिर वो एक्शन, इंसेंटिव, फिर क्या करेगा, वो एक्शन करेगा, उससे रिलेटेड एक्शन, फिर उसको रिवॉर्ड की प्राप्ति हो जाएगी। रिवॉर्ड क्या है, मैगी, मैगी उसने बनाकर खा ली। देखो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला है, मोटिवेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार उसने खाना खा लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा ना खाना खाए। तो नीड जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है, कि सेटिस्फाइड होगी, फिर कोई ना कोई नीड अराइज हो जाएगी। फिर मान लो उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको थ्रस्ट की नीड होगी, प्यास लगने की नीड हो गई। तो ये सारी चीजें के कंटिन्यूस, ऐसे ये चक्र जो है सर्कल चलता रहता है। फिर इसके बाद आते हैं अप्रोचेस के बारे में, अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशन क्या आ जाएगा, तो कुछ एक अप्रोच है, थ्योरीज भी हर एक की अपनी है इसके अंदर, और अप्रोचेस, दोनों दोनों को ही हम अपनी क्लास में जो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या आता है, पहला आता है इंटरेस्टिंग अप्रोच, अभी हमने बात करी थी, आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्टिंग अप्रोच क्या होता है। इंट्रिंसिक अप्रोच या सहज प्रवृत्ति वो होता है जो बायोलॉजिकल होता है, कि मोटिवेशन व्यक्ति क्यों हो रहा है, उसका इनेट बायोलॉजिकल इंट्रिंसिक होता है, इनकी अभिप्रेरणा जन्मजात जैविक सहज प्रवृत्ति द्वारा संचालित होती है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो मोटिवेट हो रहा है ना किसी भी व्यवहार को करने के लिए,
उसके पीछे क्या है, ये इन्नेट पैटर्नर भी बोल सकते हो आप, एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कोई ना कोई व्यवहार करने की। फिर दूसरा बिहेवियरल अप्रोच क्या ही करेगा, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। व्यक्ति क्यों मोटिवेशन मिल रही है व्यक्ति को, क्योंकि उसको या तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलने की वजह से वो मोटिवेट हो रहा है कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए। आप सभी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप क्यों मोटिवेट हो, क्योंकि आपको एचटेट जो है क्लियर करना है। तो ये जो एचटेट है ना, इसको क्लियर करना है, ये आपके लिए क्या है, ये रिवॉर्ड है। एचटेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, वो आपके लिए रिवॉर्ड है। तो आप इसलिए व्यवहार कर रहे हो, इसलिए मोटिवेट हो रहे हो। पनिशमेंट क्या होती है कि कई बार बच्चा ऐसा होता है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता की डांट फटकार से बचने के लिए जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। एग्जाम में इसलिए अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं कहीं मुझे माता पिता ना मार पिटाई कर दे। ड्राइव, अराउजल, इंसेंटिव, इसी इन सब चीजों से क्या होती है कि मोटिवेशन इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं। इसके अंदर कितनी आ जाएगी, एक आएगी अराउजल थ्योरी। क्या आएगी, अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी में अपनी थ्योरी से यक्स डोप्सन लो पढ़ेंगे, सेंसेशन सीकिंग थ्योरी पढ़ेंगे, इंसेंटिव थ्योरी यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल की थ्योरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी, ये देखो ये ओवर व्यू है। अभी इनको सभी को हम डीप करेंगे, इसको भी डीप, इसको भी, इन सब को हम डीपली स्टडी करेंगे। आपको व्यू दे रही हूँ, ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है मोटिवेशन में। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस पर बात करता है, हमने लास्ट क्लास में भी करा था, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक बात करता है पर्सनल ग्रोथ की, सेल्फ डेवलपमेंट की, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड की, यानी व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा करना, व्यक्तिगत विकास करना, आत्म विकास करना, सभी इन्हीं सभी पर बेस क्या है, मोटिवेशन, अभी प्रेरणा इन सब पर बेस है। तो इनके अंदर कौन सी थ्योरी आ जाएगी, दो थ्योरी आएगी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है मैस्लो के नीड ऑफ हायरार्की, दूसरी रहेगी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिस्टिक अप्रोच भी देखो, अब कौन सा अप्रोच आएगा, फोर्थ नंबर की अप्रोच है मैकेनिस्टिक अप्रोच। ये किस चीज की बात करती है, ये बात करती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करती है कि व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है ना, वो किस प्रकार से कर रहा है। वो जैसे एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे स्विच बोर्ड करता है ना काम, जैसे आप लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑन करोगे, बटन प्रेस इधर से करोगे ना तो लाइट ऑन हो जाएगी, बंद करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स करा, स्टिमुलस आया रिस्पॉन्स करा, बस यहीं तक ही सीमित है। यानी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, उसका ऑर्गेनिज्म का कोई भी कॉग्निटिव एबिलिटी खुद यूज नहीं करता, बस एक एज अ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से व्यवहार करता है। ठीक है, ये भी मैं आपको आगे चल के कराऊंगी। कॉग्निटिव अप्रोच की बात आते हैं तो कॉग्निटिव अप्रोच हम सबने वो ही पढ़ा था, थॉट्स बिलिंग, थॉट्स फीलिंग्स अपनी, सॉरी, थॉट्स बिलीव एक्सेप्टेशंस गोल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इन्फ्लुएंस होते हैं मोटिवेशन से। अगर कोई व्यक्ति मोटिवेशन है ना, तो जो भी निर्णय ले रहा है जिंदगी के, वो बेहतर तरीके से डिसीजन लेगा, उसके विचार भी उतने ही अच्छे बनेंगे और उसकी अपेक्षाएं जो है वो ही रहेगी, और गोल गोल भी जो है अच्छे से बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो भी इन्फ्लुएंस होता है, उसका मोटिवेशन कितना बेहतर रहेगा किसी भी चीज को लेकर, तो वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, विचार, विश्वास, अपेक्षा और लक्ष्य और निर्णयों के प्रति प्रभावित होता है। फिर इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी करेंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस, हाइडर एंड बैलेंस थ्योरी। देखो इन दोनों थ्योरीज को हम अब की क्लास में नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम सोशल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी में करने की कोशिश करेंगे, वहां इसको अच्छे से करेंगे। अभी के लिए हम कितने अप्रोचेस करेंगे, 4 अप्रोचेस करेंगे, देखते हैं कि कितने समय में ये सारी कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद पहली आ जाती है, वापस से आ जाओ, सबसे पहली अप्रोच देखो, ये वाली अप्रोच है हमारी, अभी मैंने ये बताया ना। अब इसको डीप करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रिंसिक अप्रोच की बात आई, यानी मूल प्रवृत्ति भी आप कह सकते हो, सहज प्रवृत्ति भी बोल सकते हो। तो सहज प्रवृत्ति मैंने अभी भी बताया कि किस चीज पर मोटिवेशन बेस्ड होती है। अभी प्रेरणा किस पर बेस होती है, जन्मजात जैविक प्रवृत्ति पे, यानी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, इनेट, याद रखना, इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है विच ऑल ऑर्गेनिज्म आर बोथ, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना इस अर्थ पर, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो, दोनों के दोनों ह्यूमंस पर ये इंट्रिंसिक जो होते हैं ना पाए जाते हैं, इनेट बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं, जो कि किस लिए मदद करते हैं, सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने में व्यक्ति की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे का रोना, बच्चा बच्चा गर्भ से ही सीख कर आता है ना, माँ के गर्भ, जन्मजात ही उसके अंदर ये रहता है कि मुझे भूख के लिए रोना, बाहर आके नहीं सीख रहा, वो जन्म से ही सीख कर आ रहा है। तो मैं रोऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर अप्रोच आ जाएगी।
अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच बिहेवियर इज गाइडेड बाय इनहेरेंट इंटरेस्ट rather than लर्न। यानी बच्चा सीख नहीं रहा है, छोटा बच्चा ने रोना सीखा नहीं है, वो सीख कर आए। इनहेरिएंट जन्म से वंशानुगत सहज प्रवृत्ति द्वारा होता है। व्यक्ति के अंदर जो भी मोटिवेशन आती है या फिर कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है वो किससे करता है, वो इन्नेट होता है। क्या तो कोई भी व्यवहार जो कर रहा है ना, वो बाय बर्थ कर रहा है, बाय बर्थ सीख कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है। सहज प्रवृत्ति के उदाहरण रिप्रोडक्शन चूज, सकिंग करना, पकड़ना, भोजन की खोज करना, क्षेत्र की रक्षा करना, टेरिटरी प्रोडक्शन है ना। देखो आपने ये एग्जाम्पल काफी अच्छा रहेगा, कुत्तों वाला ना एग्जाम्पल। कुत्ते को ये पता कि ये जो 2 गली है ना ये मेरे कब्जे में है, और इन 2 गली में किसी और कुत्ते की एंट्री बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर एंट्री करा तो उसके ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं ना। मान लो यहाँ पे 5-6 कुत्ते ने अपना कब्जा जमा रखा है, तो ये दूसरी गली लग जाती है, यहाँ ये गली जो है दूसरे कुत्ते की है, तो इधर से भी 5-6 कुत्ते होते हैं। तो ये कुत्ते क्या करते हैं, अपनी गली की, इस वाली गली की रक्षा करते हैं, ये कुत्ते अपनी गली की रक्षा करते हैं। अब ये अपने स्थान की रक्षा करने के लिए मान लो ये कुत्ता इधर से यहाँ भी खड़ा हो जाएगा, तभी ये कुत्ते भौंकना स्टार्ट करेगा, ये भौंकना स्टार्ट करेगा, पीछे पीछे सभी भौंकना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब कहने का मतलब क्या है कि ये इनहेरिएंट इंस्टिक्ट है, ये सिखाए नहीं जा रहे। कुत्ते को कोई सिखा रहा है कि आप जाओ, देखो आपके क्षेत्र में आ गए या फिर आपकी गली में आ गया तो भौंकना स्टार्ट कर दो, नहीं। वो इनेट पैटर्न है, इनका पैटर्न है, ठीक है। फिर आता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल का 2-3 बार जो है पीवाईक्यू आ चुका है। तो सबसे पहले मतलब इस अप्रोच के अंदर किस किस व्यक्तियों के नाम मांगे, क्या क्या कोर्स दे, वो चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने क्या कंसीडर करा है, पहले तो ये प्रोपोनेंट है यानी प्रतिपादक है, किस चीज की, इंट्रिंसिक अप्रोच के प्रतिपादक है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं ना, इसके अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं, परसेप्शन, फीलिंग्स और, एक सेकंड ये रहा, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। परसेप्शन, इमोशंस बोलो, इमोशन या फीलिंग एक चीज है, बिहेवियर बोल लेना। तो 3 प्रकार की पीबी, पीईबी बोल लो आप, या फिर पीबीई बोल लो। तो इसको आपको याद करना है, कितने प्रकार के इंट्रिंसिक जो होते हैं बिहेवियर बताए इन्होंने, 3 कंपोनेंट, परसेप्शन, बिहेवियर और इमोशन, ठीक है। और इन्होंने साथ ही क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखे 18 इंट्रिंसिक दे रखे मैकडूगल ने, जो कहीं ना कहीं इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 वाला था, तब भी पीवाईक्यू इसका आया था। आप देखेंगे ना, क्वेश्चन लगाएंगे तब बताऊंगी। तब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि इसके अंदर से कौन सा है कौन सा नहीं, तो रेपुलेशन उसका आंसर आया था, रेपुलेशन। एक ये दिया था। ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपसे ये पूछ भी लेगा कि मैकडूगल के द्वारा दिए गए 18 इंस्टेंट में से निम्नलिखित में से कौन सा आ सकता है। तो आपको ये 18 के 18 जो है याद करनी है। साथ ही साथ इसके एसोसिएटेड इमोशन भी याद करना, जैसे फ्लाइट का किसके साथ ऐड है, फियर का। रेपुलेशन का किसके साथ है, डिस्कस यानी कोई घृणा करता किसी, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी दिखाना किसी, जिज्ञासा छानबीन करनी, आश्चर्य। तो ये सारे के सारे आपको 18 के 18 जो है लर्न करने हैं। उनके साथ साथ एसोसिएशन वर्ड को भी, इनका इमोशंस को भी आपको लर्न करना जरूरी है। तो आप ये देख लेंगे, जैसे कंफर्ट हो गया, प्लेजर के साथ, एम्पैथी कंपैशन के साथ, इमिटेशन नकल करना, आइडेंटिफिकेशन के साथ, सबमिशन से साथ हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट के साथ। हिंदी में भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा है इंस्टिंक्ट के बारे में, इनके अकॉर्डिंग 2 तरह के बेसिक इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं, 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट कौन सी होती है, जिसको जीवन प्रवृत्ति होती है, जो व्यक्ति को जीने के लिए प्रेरित करे, क्या करे, जो जीने के लिए मोटिवेट करे, जीने के लिए मोटिवेशन दे, ठीक है। ताकि व्यक्ति जो है अपने जीवन में सरवाइव कर सके, ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, प्रिजर्व कर सके अपनी लाइफ को, ठीक है। जीवन की रक्षा करना, विकास करना, प्रेम, प्रजनन और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। तो एग्जाम्पल कौन से हो गए कि अगर ये लाइफ इंस्टिक्ट्स होते हैं ना, ये बेसिकली, हाँ, ये भी पूछ लेगा कि लाइफ इंस्टिक्ट्स इरोज बोला जाता है, लाइफ को क्या बोला था, इरोज बोला जाता है, यानी कि जीवन जीने के लिए जो मोटिवेट करते हैं व्यक्ति को। ईटिंग फूड, कैरिंग फॉर अदर, लव, क्रिएटिविटी एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब दूसरा इंट्रिंसिक क्या आ जाता है, दूसरी मूल प्रवृत्ति डेथ आती है, डेथ यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति आती है, जिसे थैनोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थैनोस।
इसका काम क्या होता है, ये ना व्यक्ति को एक विनाश के रूप में देखा जाता है, विनाश काले कहते हैं ना, विनाश, एक सेकेंड, विनाश की तरफ लेके जाना होता है, विनाश की तरफ। एग्रेसिव, डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, यानी खुद को भी आत्म इंजरी करना ना, खुद खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सारे के सारे जो कुछ भी करता नहीं, अनकॉन्शियस डिजायर होती है व्यक्ति की, यानी कि ऐसी डिजायर जो व्यक्ति बाहरी रूप से तो नहीं चाहता, लेकिन उसकी अचेतन रूप से उन वस्तुओं को चाहता, मारना, मार तोड़ करना, द्वेषण दिखाना, वोयलेंस, सेल्फ हार्म, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, रिस्क टेकिंग व्यवहार, ये सारे के सारे कौन से हैं? डेथ इंस्टिंक्ट। देखो डेथ इंस्टिंक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो व्यवहार करता ना व्यक्ति, ऐसे व्यवहार करने से व्यक्ति कहाँ किस तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है ना, मरने की तरफ जा रहा है। और जबकि लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, वो जीने की तरफ लेके जाते हैं व्यक्ति को, किसके तरफ लेके जाते, जीने की तरफ लेकर जाते हैं। याद रहेगा आपको? याद रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, विलियम जेम्स की बात करते हैं। विलियम जेम्स ने क्या माना है कि विलियम जेम्स ने बिलीव माना है कि ह्यूमन पोसेस मैनी इनेट इंस्टिंक्ट, देयर आर सेंसर फॉर सर्वाइवल एंड सोशल एडजस्टमेंट। इनके अकॉर्डिंग जितने भी बहुत सारी, इन्होंने चलो माना 2 दी है, इन्होंने 2 दी है और उन्होंने 18 दी है, मैकडूगल ने, इन्होंने 2 दे दी, फ्रॉइड ने। अब ये बोले कि ऐसे नहीं, बहुत सारी जन्मजात सहज प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति को क्या करती है, एक तो सर्वाइवल करने में मदद करते हैं, सो दूसरा क्या है, सोशल एडजस्टमेंट, समाज में रहने के लिए समायोजन करने में, समाज में समायोजन करने में व्यक्ति की मदद करते हैं। ही एक्सप्लेन दैट ह्यूमन बिहेवियर इज गाइड बाय द बोथ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सोशल। याद रखना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सोशल इंस्टिंक्ट किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। और लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट किसके द्वारा दिया गया था, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। और 18 इंस्टिंक्ट किसके द्वारा दी गई है, मैकडूगल के द्वारा दी गई है। तो अब ये क्या होता है, एक सेकेंड, सर्वाइवर क्या होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी कि जो वो, ये जैसे उसके उससे रिलेटेड है, क्या नाम है इसका, फ्रॉइड का कौन सा, लाइफ इंस्टिंक्ट के जैसे, बिल्कुल सेम जैसे ही लाइफ इंस्टिंक्ट के जैसे। हंगर, थ्रस्ट, एस्केप फ्रॉम डेंजर, सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, भूख प्यास खतरे से बचना, आत्मरक्षा करना, जो व्यक्ति को किस लिए प्रमोट करती है, सर्वाइव करने में, प्रोटेक्ट करने में, अपने आप को बचाने में मदद करते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। दूसरा आता है सोशल इंटरेस्टिक, क्या होती है, सामाजिक सहज प्रवृत्ति है। दीज इंटरेस्ट हेल्प इंडिविजुअल लिव सक्सेसफुली इन सोसाइटी, यानी समाज के अंदर व्यक्ति जो है सफलता पूर्वक रह सके, सहयोग कर सके। इसके अब कौन से एग्जाम्पल रह जाएगी, जैसे प्यार करेंगे, लव हो गया, प्रेम हो गया, सिंपैथी, मोडेस्टी, विनम्रता, फियर, भय, एंगर, क्रोध, शेम, लज्जा, और या फिर क्लीननेस यानी स्वच्छता, ये सोशल इंस्टिंक्ट का रहेंगे, ये सर्वाइवल। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है बिहेवियरल अप्रोच की। बिहेवियरल अप्रोच किस चीज को एक्सप्लेन करती है, देखो बिहेवियर जहां आ गया वहीं रिवार्ड सिस्टम आ जाएगा। अभी बताया था मैंने कि मोटिवेशन व्यक्ति क्यों हो रहा है, उसको अभी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, उसको अभी प्रेरणा रिवॉर्ड से मिल रही है। स्टेट क्लियर करना है, स्टेट को क्लियर करना व्यक्ति के लिए क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, ये क्या रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा, व्यक्ति का लिए रिवॉर्ड है। तो इसके अंदर कितनी थ्योरी है, इसके मेनली 3 तरह में बांटा गया है इस इनकी थ्योरी को। एक होता है अराउजल, दूसरा इंसेंटिव, और तीसरा रहेगा ड्राइव रिडक्शन। तो 3 तरह की थ्योरी इसमें डिवाइड किया गया, तीनों में अलग अलग। अराउजल किससे रिलेटेड हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंज, भी ह्यूमन बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाना, तब व्यक्ति जो है मोटिवेट होता है कोई ना कोई कार्य करने में। तो पहली आ जाएगी अराउजल थ्योरी में यक्स डॉप्सन लॉ। दूसरा रहेगा सेंसेशन सेकिंग थ्योरी। देखो सेंसेशन सेकिंग थ्योरी अभी तक जो है एचटेट के अंदर इसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन यूजीसी नेट के अंदर इसको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहेगा, अब इसमें अराउजल थ्योरी में क्या रहता है कि अराउजल थ्योरी में उत्तेजना सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार द्वारा उत्तेजना के स्तर को बढ़ाने या घटाने का प्रयास करता है, ताकि जो ऑप्टिमल लेवल हो सके और उनकी परफॉर्मेंस जो है बेटर हो सके। यानी व्यक्ति के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है, अराउजल लेवल ना, फिजियोलॉजिकल चेंज भी बोल सकते हो या फिर अराउजल लेवल भी बोल सकते हो, इनको किस में लेकर जाना, एक ऑप्टिमल लेवल पर लेकर जाना। ना तो ज्यादा हाई अराउजल होना चाहिए, ना ही ज्यादा लो अराउजल होना चाहिए। व्यक्ति का अराउजल कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। कैसा अराउजल हो, अराउजल मैंने ऊपर ही बता दिया था, जैसे सांस फूलना और हार्ट बीट तेज हो जाना, दिल की धड़कनें, ये जो चीज होती है फिजियोलॉजिकल चेंज होती है। फिर इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती है, इसके अंदर आती है, एक तो यक्स डॉप्सन लो आता है, दूसरा आता है सेंसेशन सीकिंग। यक्स डॉप्सन लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा यक्स डॉप्सन लॉ, किसके द्वारा दिया गया था, यक्स
एंड जॉन डी डोल्सन के द्वारा डो, डोल्सन के द्वारा दिया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। अच्छा, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये एक सिद्धांत ये बोलता है कि जब व्यक्ति की परफॉर्मेंस कब अच्छी होती है, व्यक्ति की परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है जब वो उसका फिजियोलॉजिकल अराउजल जो होता है ना, उसका अराउजल कैसा हो, अराउजल यानी कि उत्तेजना, यानी कि फिजियो शारीरिक रूप से जब उसका कहते हैं ना फिजियोलॉजिकल चेंज, शारीरिक परिवर्तन कब होता है, अराउजल लेवल कैसा होगा, मॉडरेट होगा। वो तो ज्यादा ना ही ज्यादा उसका हाई होना चाहिए ना ही ज्यादा। अगर व्यक्ति का अराउजल लेवल मॉडरेट होता है तो कहते हैं ना, देखो इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कहते हैं आप पूछते हैं आपसे, देखो आप नर्वस तो नहीं, तो वो नर्वसनेस क्या होता है, वो अराउजल व्यक्ति का ही होता है। व्यक्ति का व्यक्ति को अराउजल फील हो रहा होता है उस समय, कहते हैं आप रिलैक्स हो जाओ, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में देखो, अगर व्यक्ति अराउजल लेवल हाई है, नर्वस ज्यादा हो रहा है, तो परफॉर्मेंस आता जाता भी वो व्यक्ति जो है भूल जाता है। यानी कि उसको बड़ा अच्छा आता है लेकिन उसका नर्वस सिस्टम ही ढंग से काम नहीं कर रहा, उसका अराउजल लेवल ज्यादा हो गया जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है खराब होगी। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा डिपेंड करेगा, आपको अगर परफॉर्मेंस अच्छी देनी है तो आपका अराउजल लेवल कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। देखो सर्टेन लेवल की टेंशन होनी जरूरी है, टेंशन फ्री नहीं होना। देखो अगर किसी को ना लो लेवल अराउजल है, स्टेज पे क्या है, ये तो दो हलवा है मेरे लिए, तो बिल्कुल आसान परफॉर्मेंस। लो परफॉर्मेंस कम उत्तेजना कम प्रदर्शन करेगा, लो अराउजल है किसी का, है ही नहीं, उसको है ही नहीं टेंशन, उसको बिल्कुल जरा सी भी टेंशन नहीं है कि मैं सामने जाके कैसा परफॉर्म करूंगा। वो यूं सोचता है 2 मिनट का काम है, अभी मैं 2 मिनट से लेकर फटाक से आ जाऊंगा। देखो एक एपिसोड आया था अमिताभ बच्चन का, एक बच्चे के साथ आया था, मेरे को नाम याद नहीं है। तो उसने एक क्वेश्चन आया उसके सामने, तो उस क्वेश्चन को जैसे आंसर देने लगा ना, तो उसने 2 मिनट भी नहीं सोचा, 2 मिनट भी उसका ये आंसर नहीं सोचा, और उसका आंसर उसको आता भी होगा ना, उसने गलत दे दिया। तो उसने उस चीज को, उस टास्क को क्या समझा था, हलवा समझा था, ये तो बहुत ही आसान था, तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। ऑप्शन भी नहीं लिए ना, कोई हेल्पलाइन भी ली, कहता है आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, हेल्पलाइन देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से कर दूंगा। कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं सुना। तो उससे क्या निकल कर आया, इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, उस बच्चे की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी गलती है कारण, क्योंकि वो चुपचाप बैठ कर उसने सुना नहीं। ठीक है। तो लो अराउजल टेंशन नहीं ली, जबकि हाई अराउजल बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है, स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चाहिए, देखा सामने बहुत सारी ऑडियंस मौजूद है, फिर अंदर से घबराने लगा, घबराहट होगी, उसकी हार्ट बीट तेज होगी, बीपी तेज हो गया, नर्वस फील करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगी, प्रदर्शन जो हो गया उसका खत्म हो गया, खराब हो गया। तो उसने टेंशन ज्यादा ले ली, नर्वस हो गया जाके स्टेज पर, उसको भी परफॉर्मेंस खराब। अब आता है मॉडरेट अराउजल। मॉडरेट अराउजल में क्या हो गया कि बेस्ट परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति कब अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, जब व्यक्ति जो है अराउजल जिसका फिजियोलॉजिकल शारीरिक चेंज जो होता है वो मॉडरेट हो। कैसा, ना तो उसने बहुत ज्यादा टेंशन ले रखी है, बहुत ज्यादा, ना ही बहुत ही कम ले रखी है, उसने जितनी लेनी चाहिए थी टास्क से रिलेटेड उतनी टेंशन ले रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी कैसी रहेगी, उतनी ही अच्छी, उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स ऑप्शन लो हो जाएगा। अच्छा, ये रहेगा हमारा यक्स ऑप्शन लो का डायग्राम। तो देखो ये देखो, एक इंसान की जैसे ये अराउजल है, इधर क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस। इधर क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्स लेवल पर कौन सा होता है, वाई लेवल पर कौन सा होता है, तो याद रखना एक्स पर अराउजल रहेगा, वाई पर क्या रहेगी, परफॉर्मेंस रहेगा। तो जैसे जैसे जो है व्यक्ति का अराउजल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाएगी, ये परफॉर्मेंस है। तो यहाँ तक तो ये यहाँ तक तो जो था ना, यहाँ तक तो बैलेंस था। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा अराउजल हो गया ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या गई, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आती रही, गिरती चली गई। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वो लेवल है जहां पर व्यक्ति की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ना तो ज्यादा अराउजल, ये लो अराउजल होगा, ये हाई अराउजल, बीच में मॉडरेट का होगा। तो मॉडरेट अराउजल होना चाहिए जब व्यक्ति परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को, तो ये हाउ। जबकि लो अराउजल क्या करता है, व्यक्ति के अंदर लो ही अराउजल हो तो उसकी वैसे भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। टू लिटिल अराउजल लीड बोर्डम एंड लो परफॉर्मेंस, यानी कि व्यक्ति, उस बच्चे को क्या था कि उसको बड़ा ही टास्क है, वो बोरिंग है, ये तो क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तो जवाब दे दूंगा। तो उसने अराउजल उसका बढ़ा नहीं उस लेवल का जिस लेवल का होना चाहिए, तो उससे परफॉर्मेंस उसकी खराब हो गई। तो की पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर कि मॉडरेट और ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर व्यक्ति को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है ना, तो उसका लेवल कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमल।
मध्य या अनुकूल उत्तेजना होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मिलता है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर अगर अगर अराउजल लेवल मॉडरेट और ऑप्टिमल लेवल का होता है तो उससे व्यक्ति की बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन में वही अभी बात बोलिए कि ऑप्टिमल लेवल अराउजल जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी लेकर आता है, परफॉर्मेंस लेकर आता है। ठीक है, यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तेजना का उपयुक्त स्तर लेवल होना अच्छा, एक ऑप्टिमल लेवल होना जरूरी होता है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। अब आता है सेंसेशन सीकिंग थ्योरी। सेंसेशन सीकिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी मार्विन जुकरमैन। जुकरमैन लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा बार जुकरमैन आता है। तो सेंसेशन सीकिंग थ्योरी क्या होती है, किसके द्वारा दी गई थी? जुकरमैन के द्वारा दी गई थी। इसके अंदर क्या होता है, ये थ्योरी ये बताती है कि लोगों को कैसे मजा आता है नई नई चीजें करने में, एक्साइटिंग करने में, कॉम्प्लेक्स और इंटेंस एक्सपीरियंस को करने में, कि लोगों में नई रोमांचक जटिल तीव्र अनुभूतियों की आवश्यकताओं का स्तर जो होता है अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि राम और श्याम ले लेते हैं, राम और श्याम। ये राम है ना, इसको बड़ा मजा आता है नए नए एडवेंचर करने में, घूमने में, नई चीज ट्राई करने में, जबकि रमेश को मजा नहीं आता इन सब चीजों में। वो राम के मुकाबले में क्या मैं ज्यादा प्रेफर करता कि मैं घर पे बैठकर रिलैक्स आराम करूं, जबकि राम को क्या था कि घर पे बोरियत महसूस नहीं करनी होती, उसको बड़ा फील लगता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी जो है बोर हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं बस इस घर से बाहर निकल जाऊं और कुछ मजेदार कर लूं, रिस्की बिहेवियर कर लूं। तो जिसके अंदर सेंसेशन सीकिंग पाए जाते हैं ना, वो ज्यादातर रिस्की बिहेवियर करते हैं, रिस्की बिहेवियर को करते हैं। तो आप समझ गए सेंसेशन सीकिंग क्या होता है, कि जिसको करने पर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, रोमांचक लगता है, जटिल कॉम्प्लेक्स होता है, नया नया चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीजें आती है सेंसेशन सीकिंग में। एग्जाम्पल वही रहेगा, एक पर्सन हु एंजॉयज स्काई डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट एज हाई सेंसेशन सीकिंग, वेयर अ पर्सन प्रेफर रीडिंग, गार्डनिंग हैज ए लो सेंसेशन सीकिंग। कह सकते हैं ना कि एक व्यक्ति जिसको छत से कूद कर या माउंटेन या पर्वत या पहाड़ से कूदने में बड़ा मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है, जबकि रमेश क्या है, वो घर पे या तो गार्डनिंग करेगा या टीवी को देखेगा या खा पी के सो जाएगा, रिलैक्स करता है। देखो कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना जी। राम अपने मजे में, उसको तो क्लाइंबिंग करना, पहाड़ों पर चढ़ना, हिल स्टेशन पर जाना, ऊंची ऊंची पहाड़ी से छलांग मारनी है, स्काई डाइविंग करनी है। जबकि रमेश क्या चाहता है, वो आराम से बैठे बुक रीड करे या फिर गार्डन करे या बैठ कर टीवी खा आराम करे, टीवी देखता है। तो चार तरह के इन्होंने टाइप बताया सेंसेशन सीकिंग के। पहला टाइप रहेगा थ्रिल एंड एडवेंचर सीकिंग, रोमांचक रोमांच एवं साहसिक अनुभव की खोज करना। डिजायर एंगेज इन एक्साइटिंग एंड फिजिकल रिस्की बिहेवियर, ऐसे व्यक्ति है ना, एक्टिविटी रिस्की एक्टिविटी, ऐसे व्यक्तियों को ना एक्टिविटी करने में ज्यादा मजा आता है, वो एक्टिविटी जहां पर रिस्क हो। कौन से बिहेवियर करने में मजा आता है? जहां पर रिस्क होता है ना, रिस्क टेकिंग। जैसे फास्ट ड्राइव करना, क्या करना? फास्ट ड्राइव करना, बाइक राइड करना या फिर बहुत ज्यादा तेज बाइक चलाना, स्काई डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वत चढ़ रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ऊपर से छलांगे मार रहे हैं आसमानों से, ये सेल्फी लेते हुए या फिर मूवी बनाते हुए छलांग मार रहे हैं, बंजी जंपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इन लोगों की सेंसेशन सीकिंग जो है, फीलिंग जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, थ्रिलर एडवेंचर सीकिंग वाली आ गई। फिर आता है एक्सपीरियंस शेकिंग। एक्सपीरियंस सेटिंग में क्या हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो नया नया अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, कहीं कहीं नई कोई नई चीज मिली, उसके कोई नई चीज और उसके बारे में छानबीन करना, जांच पड़ताल करना कि ये क्यों, कैसे, क्यूरियोसिटी लगा सकते हो आप। नए नए गाने सुनना, ट्रैवल करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाना, म्यूजिक सुनना और अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल करना। देखो कन्वेंशनल क्या होता है, जो परंपरागत पहले से चलने वाली जिंदगी, जैसे दादा परदादा रहा करते थे वैसे ही जिंदगी फॉलो करो। और ये कैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? अनकन्वेंशनल, ऐसी लाइफस्टाइल जो पहले कभी फॉलो ना करी हो, अपने तरीके से बनाते हैं, नई नई जगह पे खोजते, घूमते हैं, फिरते हैं, नई जगह को देखते हैं, नई भाषा को सीखते हैं, नया व्यवहार करते हैं दूसरों की तरह। नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया में चले जाए और उनकी तरह खाना पीना,
करना स्टार्ट कर दे, वो भी एक्सपीरियंस सीकिंग हो जाता है। डिसइनहिबिशन, निरोध से मुक्ति, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो सोशल और अनइनहिबिशन एक्टिविटी को करने में मजा आता है उसको, यानी कि सामाजिक एवं बंधन मुक्त गतिविधियों के माध्यम से रोमांच की खोज करना होता है, जैसे अटेंडिंग पार्टीज। और ये पार्टीज भी साधारण पार्टीज नहीं होती है, वाइल्ड, बिल्कुल वाइल्ड पार्टीज होती है, खतरनाक वाली। ठीक है, वाइल्ड पार्टीज हो जाएगी, बुरी तरीके से ये पार्टीज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, ये ऐसे लोग, डिस इनहिबिशन। ठीक है, पार्टियों में जाना, नृत्य करना, साहसिक सामाजिक गतिविधियों में भाग करना। अब जो क्या था ये, जंतर मंतर का था ना, प्रोटेस्ट कर रखा था जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट कर रखा था जंतर मंतर, वो यहीं पर आ रहा, लोगों को मजा आ रहा, आनंद आ रहा वहां जाकर डंडे खाकर। देखो वो चीज अच्छी है भाई, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि नहीं, बहुत अच्छा करा जनजी वालों ने, मतलब एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपने हक के लिए जो जो मांग की थी वो पूरी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो निकल कर आ रहे थे, नए नए चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे थे, ऐसे व्यवहार कर रहे थे जो समाज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद आती है बोर्डन सस्पेक्टिबिलिटी। बोर्डन सस्पेबिलिटी में क्या आ जाएगा, उबाऊपन के प्रति संवेदनशीलता। तो बेसिकली ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि ना जल्दी बोर हो जाते हैं। मान लो कि एक इस रूम में बैठे हैं, जो भी उसको छानबीन करनी थी कर ली, अब इस रूम में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो जल्दी बोर हो गए, फिर क्या कहते हैं, वो दूसरे रूम या दूसरे घर की तलाश करते हैं। या मान लो कि एक पर्वत पर चढ़ लिया, एक व्यक्ति ने एक पर्वत चढ़ लिया, माउंटेन पर क्लाइम कर लिया, तो वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको लिए बोरियत महसूस करेगा कि अभी तो चढ़ा था, दोबारा क्यों चढ़ा, फिर दूसरे इससे ज्यादा हाइट वाला चूज करेगा कि भाई चलो इस पे चढ़ने पर मजा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके जो शौक जो होते हैं ना, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इस एक तरह का व्यवहार नहीं करते, ये क्या कहते हैं, एक तरह का बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करते, इनका व्यवहार जो होता है चलता रहता है, चलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, ये अपनी हॉबीज को चेंज करते हैं और बार बार कोई भी कार्य नहीं करते। याद रखना कि ये एक बार कार्य करने में उसको रिपीट नहीं करते। न्यूरल बेसिस ऑफ सेंसेशन सीकिंग कहाँ आ जाएगा, ये यूजीसी नेट के अंदर आएगा भाई, वहां पूछा जाता है कि न्यूरल बेसिस सेंसेशन सीकिंग। देखो डोपामाइन किस लिए रिलीज होता है, जब न्यूरो बायोलॉजी की क्लास में करेंगे ना, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एक डोपामाइन, जो हमारी बॉडी से निकलने वाला है न्यूरो ट्रांसमीटर। इससे जब ये बॉडी से निकलता है ना, तो ये किस चीज को कंट्रोल करता है, ये रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन। अब वो डोपामाइन ज्यादा सिक्रिएट व्यक्ति के शरीर में से निकल रहा है, तो व्यक्ति को प्लेजरेबल फील होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करता है ना व्यक्ति, तो उससे व्यक्ति को मजा आता है वो कार्य करने में, वो और ज्यादा और बेहतर तरीके से करता है। दूसरा आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किस चीज को कंट्रोल करता है, फियर इमोशंस को। याद रख, एमेगडाला, लिम्बिक सिस्टम के अंदर एक पार्ट आता है एमेगडाला, और एमेगडाला का क्या काम होता है, फियर इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशन भी जुड़ गए ना, क्योंकि उनको इमोशनली फील होता है, एक्साइटमेंट फील करते हैं वो वहां जाकर, पहाड़ों से जब नीचे छलांग उतारते हैं, डाइविंग करते हैं तब। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स किस चीज को, याद रखना आज करवा रही हूँ पहली बार आप लोगों को, कि फाइनल डिसीजन लेने होते हैं ना, कोई भी डिसीजन ले एक्टिविटी करनी होती है, तो ये कौन रोल प्ले करता है इसमें, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स करता है। ये किस लिए कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग और रिस्क इवेल्युएशन में। ये डिसीजन लेते हैं कि ये व्यवहार करूंगा तो इसमें रिस्क कितना ज्यादा है। मान लो कि दो तरह के, एक 10 फीट से छलांग लगाना, एक 1000 फीट से छलांग लगाना, या 100 फीट से छलांग लगाने, 1000 में, तो किसमें कितना ज्यादा आनंद है, उस चीज को डिसाइड करते हैं कौन, प्रोफ्रंटल कोर्टेक्स का, यानी ब्रेन का ये पार्ट है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम किस चीज को वो कंट्रोल करता है, अराउजल को, व्यक्ति के अराउजल को, यानी उत्तेजना को कंट्रोल करता है, सतर्कता और नियंत्रण का भी कंट्रोल करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। याद रहेगा, अराउजल भी तो काम करता है ना सेंसेशन सीकिंग में। फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं जब व्यक्ति व्यक्ति जो है ऐसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी के अंदर क्या स्टेट करती है कि ऐसा व्यवहार जो बाहर से व्यक्ति को खींच रहा हो, एक्सटर्नल रिवार्ड और इंसेंटिव जो व्यक्ति को खींच रहा हो अपनी तरफ व्यवहार को करने में। बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड ऑब्टेनिंग रिवार्ड एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी कि व्यवहार किस लिए कर रहा है, रिवार्ड मिलेगा, और पनिशमेंट बचने के लिए भी
जो है व्यवहार करता है, ये चीज आ जाती है। व्यवहार का उद्देश्य पुरस्कार प्राप्त करना तथा दंड से बचना होता है मेनली। और व्यक्ति ऐसे कार्य का चयन करता है जिसको ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छा फील करे, महसूस हो, प्लेजरेबल महसूस करो। याद रखना, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा खुशी महसूस हो, प्लेजरेबल हो, मिनिमम मिनिमाइज करता है कि दर्द कम हो, ऐसा व्यवहार करूं कि मुझे दर्द कम हो और बेनिफिट और प्लेजर ज्यादा फील हो। ठीक है। एक बच्चा जो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करता है क्योंकि वो चाहता है, ये रिवार्ड है ना, उसको अच्छे मार्क्स मिले, प्राइज मिले और स्कॉलरशिप मिले। एम्प्लॉय इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि वो प्रमोशन चाहता है या फिर बोनस चाहता है। ओवर जस्टिफिकेशन एक इफेक्ट है। इफेक्ट में क्या कहा जाता है कि व्हेन एक्सटर्नल रिवार्ड आर गिवन फॉर एन एक्टिविटी दैट प्रीवियसली परफॉर्म ड्यू टू इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन जो हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप व्यक्ति कोई व्यवहार पहले कर रहा था, वो व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग मोटिवेशन मिल रहा था, खुद से आनंद आ रहा था। वो अपनी मर्जी से, मान लो किसी कोई व्यक्ति है उसको ना पेंटिंग करने का बड़ा ही शौक है, बड़ा आनंद आता है उसको, पेंटिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो वो उसके लिए उस टाइम पे क्या था, वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन था। जैसे ही किसी ने, मान लो किसी ने देखी और इसकी पेंटिंग और बोला तो देखो इस पेंटिंग के मैं आपको 10,000 दूंगा, तो जैसे कि जैसे फिर वो यूं सोचने लग जाता है कि धीरे धीरे उसका जो मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से जो कम होता चला जाता है, कि उससे पता चल जाता है कि मेरी ड्राइंग की कीमत लग चुकी है, इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम होता चला जाता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है बढ़ता चला जाता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो फील करता था ना, इंजॉय, मजा, आनंद महसूस करता था, अब उसका आनंद और मजा जो है स्ट्रेस में हो गया। अब व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है, इसलिए पेंटिंग बना रहा है क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पुश एंड पुल थ्योरी पर, मोटिवेशन की। पुश फैक्टर क्या होता है, याद रखना, पुश क्या होता है, धकेल रही है, हमें धक्का दे रही है, आंतरिक मोटिवेशन, अंदर से धक्का लग रहा है कि उठो चलो कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है, ये अचीवमेंट हासिल करनी है, हमें एचटेट को क्लियर करना, पुश मिल रहा। याद रखना, पुश किससे, इंटरनल से रिलेटेड, इंटरनल, अंदर से धक्का मिल रहा, अंदर से आ रही है, कोई हमें बाहर से नहीं पुकार रहा है ना। तो अंदर से पुश आ रही है कि उठो कुछ काम कर लो, मोटिवेट हो जाओ, एचटेट की तैयारी कर लो, लर्न करो, रिवाइज करो। तो वो पुश थ्योरी। पुल थ्योरी क्यों, बाहर वाला खींच रहा हमें, ये बाहर से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ, प्रोडक्ट के एचटेट का सर्टिफिकेट लगा लो आपका, तो ये आपको बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ खींच रहा है ना, कि चलो अपनी तरफ खींच रहा है, ये आजा कर रहा है। तो ये पुश थ्योरी आ जाएगी। याद रखना, पुश थ्योरी इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल मोटिवेशन पुल थ्योरी। पुल थ्योरी किसमें, एक्सटर्नल, बाहर से कोई खींच रहा, तो ये पुश पुल थ्योरी इंसेंटिव के अंदर आ जाती है। आज की हमारी लास्ट थ्योरी मैं बोलूंगी कि शायद अगर हो सका तो कंप्लीट करा ही देती हूँ मैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। बहुत 5 स्टार आप इसको दे सकते हो, तो 5 स्टार मैं इसको दूंगी। क्यों आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लर्क हार के द्वारा ये दी गई थी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। सेम जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, वैसा ही प्रोसेस है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किस चीज पर बात करती है, बायोलॉजिकल नीड। याद रखना, बायोलॉजिकल या प्राइमरी नीड की बात करती है, जो कि क्या लेकर आती है, नीड हमेशा अपने साथ क्या लेकर आएगी, इंटरनल टेंशन लेकर आएगी, ड्राइव। ठीक है, ड्राइव क्या लेकर आई, साइकोलॉजिकल टेंशन लाई। और साइकोलॉजिकल टेंशन क्या होता है, नीड आई, नीड से ड्राइव आई, ड्राइव से क्या एक्शन करता है व्यक्ति। ये प्रोसेस जो आपसे पूछ लिया जाएगा पीवाईक्यू बीएस के ऊपर, एस्टेट का या फिर यूजीसी नेट में भी पीवाईक्यू है, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति की आवश्यकता, या आवश्यकता क्या, उसको भूख लगी है, आवश्यकता क्या निकल कर आई, उसको भूख लगी है, भूख क्या लेकर जाएगी, ड्राइव, उसको टेंशन हो जाएगी, फिर उससे जुड़ा हुआ व्यवहार करेगा, मैगी को ढूंढेगा, कुछ खाने को तो है या नहीं, कोई ना कोई रिलेटेड इधर उधर हाथ पैर मारेगा, फिर हाथ पैर मार कर उसने मैगी बनाने, मैगी क्या होगी, इसकी सर्टिफाइड नीड की, सर्टिफाइड जो भूख थी उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। फिर उससे क्या होगा, ड्राइव रिडक्शन होगी, उसके ड्राइव जो उसके साइकोलॉजिकल टेंशन आ रही थी या फिर अराउजल लेवल जो उसका इंक्रीज हो गया था, वो बैलेंस हो जाता है। देखो ये रहा रिडक्शन चक्र। पहले सबसे पहले नीड आई, बायोलॉजिकल नीड अराइज होती है, भूख की नीड आई, फिर क्या आया, ड्राइव आई, ड्राइव नीड के साथ आएगी, नीड अपने साथ साइकोलॉजिकल टेंशन लेकर आते हैं, टेंशन इसलिए कोई ना कोई व्यवहार कर ले, फिर व्यक्ति क्या करता है, कोई ना कोई व्यवहार करता है जिससे कि उसके अंदर जो टेंशन आई है यानी कि ड्राइव उत्पन्न हुई है वो कम हो सके, तो वो व्यवहार करेगा, यानी कि मैगी बनाएगा, मैगी बनाने के बाद नीड सेटिस्फेक्शन, उस मैगी को खा लेगा, उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी, फिर ड्राइव रिडक्शन हो जाएगी, ड्राइव रिडक्शन, उसको टेंशन के अंदर कमी आ गई ना, यहाँ उसको गोल की अचीवमेंट। तो आप देखो, पता है क्या, इस प्रोसेस को अलग अलग नाम भी दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब मान लो इसके अंदर गोल भी जोड़ दे, तो गोल यहाँ ड्राइव रिडक्शन के बाद
ऑब्वियसली बात है, गोल आ गया ना, उसको गोल की अचीवमेंट होगी, जैसे गोल की प्राप्ति होगी तो उसके अंदर जो टेंशन आ रही थी, ड्राइव आ रही थी, वो उसमें कमी होगी। कमी होने के बाद देखो, यहाँ हमने स्टार्टिंग में भी करा था कि जरूरी नहीं है कि दोबारा उसको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तो ये जो चक्र है ना, ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो यही रहेगा, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख के अंदर चालक यानी कि ड्राइव उत्पन्न होती है, व्यक्ति भोजन करता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, चालक कम हो जाता है। तो की पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर, व्यवहार का उद्देश्य आंतरिक तनाव को यानी कि जो इंटरनल टेंशन है उसको क्या करना, कम करना, और जो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ था ना उसको रिस्टोर करना। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक संतुलन का खराब हो जाना, मान लो किसी को भूख लग गई तो उसके शारीरिक संतुलन में भी तो खराबी आती है ना, उसको टेंशन होगी, फिजियोलॉजिकल चेंज आया। तो जैसे ही उसने खाना खा लिया, भूख खत्म हो गई, उसको खाना मैगी खा ली, तो जो उसके अंदर यूं वो स्टेज आई थी, इम्बैलेंस हो गया था। इम्बैलेंस की स्टेज थी, असंतुलन था उसका शरीर। तो खाना खाते ही किस में आ गया, बैलेंस की स्टेज में आ गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। और इस संतुलन की आवश्यकता को क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिसिस। होम्योस्टैटिसिस बोला जाता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस की, संतुलन की स्थिति। किसकी स्थिति, वही संतुलन की, संतुलन, संतुलन की अवस्था, या समस्थिति भी बोलते हैं। होम्योस्टैटिसिस को क्या बोलेंगे, समस्थिति भी बोला जाता है। द टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी अंदर वाला जो वातावरण है व्यक्ति का, उसके अंदर बैलेंस हो जाना क्या कहलाता है, समस्थिति कहलाता है। जब एक व्यक्ति को प्यास लगती है तो व्यक्ति क्या करता है, पानी पीता है, और क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है इंटरनल बैलेंस को। यानी कि जो व्यक्ति पानी पी रहा है, शरीर के अंदर जो डिसबैलेंस आया था, पानी की कमी हुई थी, उस डिसबैलेंस को उसने बैलेंस कर लिया, तो दोबारा प्राप्ति हो गई। तो होम्योस्टैटिस अगर ये वर्ड आ जाए तो किससे रिलेटेड है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी यानी क्लार्क हॉल की थ्योरी से रिलेटेड है, याद रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है ह्यूमनास्टिक अप्रोच। देखो ये दो थ्योरी मैं क्या कराऊंगी, ये दो थ्योरी आपको यूट्यूब की क्लास में भी कराऊंगी, ठीक है, ये आपको यूट्यूब की क्लास में मिल जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी को मैं देना चाहूंगी इसका एक्सेस कि आप आओ। और मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। इसके बाद कुछ और रह जाती है थ्योरी, फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 30 एक सेकंड, बाकी जितने भी क्लास अभी हमारे और भी टॉपिक रहते हैं, दो दो थ्योरीज, जो दो अप्रोचेज है और भी रहती है, तो वो हम कल करेंगे। थैंक यू, और सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर सिलेक्शन पक्का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।